विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं और आज का अपना चैप्टर रहेगा अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। क्या होता है अभिकर्मित अनुदेशन, क्या इसका अर्थ निकलता है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उनकी चर्चा करेंगे और कितने प्रकार का होता है अभिकर्मित अनुदेशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। बात करेंगे आज अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। अभिकर्मित अनुदेशन छोटे शब्दों में अपने देखें तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका ये पता होना जरूरी होता है कि होता क्या है ये। अब इसकी संपूर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये होता है स्व अधिगम की एक विधि होती है भाई। बालक इसमें स्वयं अधिगम करता है, स्व अधिगम की एक विधि के अंतर्गत आता है कौन सा, अभिकर्मित अनुदेशन। अगर शाब्दिक अर्थों की बात करें तो अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ होता है सूचनाएं प्रदान करना, सूचनाएं देना या सूचना प्रदान करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अभिकर्मित का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा, ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करके उनको क्रमबद्ध तरीके से याद करना, ये होता है अभिकर्मित। और अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं प्रदान करना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है छोटे अर्थों में। अब अगर देखें अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में तो एक तो इसकी परिभाषा आती है पहले, किसकी है, स्टोफल की एक परिभाषा है, मैं बता देता हूँ आपको लिख कर है। स्टोफल ने एक परिभाषा दी है अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। वो क्या है, इसने बताया है ज्ञान के अंगों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध करना, अभिक्रम तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। यह परिभाषा तो किसने दी है, स्टोफल ने दी है भाई। स्टोफल ने क्या बताया है अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में कि ज्ञान के अंगों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध करना अभिक्रम कहलाता है तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। इस परिभाषा से आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत होता क्या है वास्तविक रूप से, देखो इसमें कोई भी शिक्षक होता है वह एक पाठ्य वस्तु तैयार करता है और उस पाठ्य वस्तु को बालक जो हैं या विद्यार्थी जो हैं बिना शिक्षक की सहायता से छोटे छोटे खंडों के रूप में उसे याद करते हैं या उसका अधिगम करते हैं, वो होता है अभिकर्मित अनुदेशन। जैसा कि अपने स्कूलों में विद्यालय में देखा भी है कि टीचर जो है वो चेयर पर बैठ जाता है, बच्चों से कहता है कि इस पाठ को आप याद कीजिए, तो बच्चे उसे बिना शिक्षक की सहायता से स्वयं उसे याद करते हैं, तो वो क्या होता है फिर उसको कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। ये बात भी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। शिक्षक पाठ्य वस्तु तैयार करता है और बालक उसे बिना शिक्षक की सहायता से खंडों के रूप में उसे याद करते हैं, खंडों के रूप में उसे याद करते हैं या उसका अधिगम करते हैं, उसे अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। उसे अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। ये मैंने पूरा ही लिख दिया है, आपके आई होप समझ में आया होगा कि शिक्षक पाठ्य वस्तु तैयार करते हैं और वो बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बालक बिना शिक्षक की सहायता लिए उसे छोटे छोटे खंडों के रूप में याद करते हैं, उसी को ही अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा अभिकर्मित अनुदेशन, बाकी इसके अंतर्गत होता कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये होता है। और ये एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है जो कि एक बार टेट में पूछी गई थी। स्टोफल की परिभाषा है ज्ञान के अंगों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध करना अभिक्रम तथा इसी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। अब इसका मैंने सही से अर्थ बता दिया है। शिक्षक पाठ्य वस्तु तैयार करता है और बालक उसे बिना शिक्षक की सहायता से छोटे छोटे खंडों के रूप में उसका अधिगम करते हैं, वही अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत आता है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी कि अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है। वैसे अभिक्रम का अर्थ होता है ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करके उसका अधिगम करना और अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है। अब सबसे आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं। तो 16वीं शताब्दी के आसपास जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ ही था, उस समय इसका प्रवर्तक माना जाता था सुकरात को। याद रखना भाई, सुकरात को प्राचीन काल में इसका प्रवर्तक माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका प्रवर्तक सुकरात नहीं है। वर्तमान में 1954 में 1954 में B.F. स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया था।
B.F. स्किनर व जेम्स ली हॉलैंड, जेम्स ली हॉलैंड हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ये एक बार रीट एग्जाम में पूछा था, सेकंड लेवल में सामाजिक वाणी शिक्षण विधियां हैं उसके अंतर्गत ये पूछा गया था, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं? तो B.F. स्किनर और जेम्स ली हॉलैंड जो हैं ये दोनों ही इसके प्रतिपादक रहेंगे। ठीक है भाई, ये बात है। अब अभिकर्मित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है भाई, याद रख लेना। अभिकर्मित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पांचों प्रकारों की जानकारी लेंगे, ऊपर लिखना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूं एक बार, ज्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक। अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये 5 प्रकार का होता है। पहला इसमें आता है रेखीय, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। और ये अभी इसको और क्या बोलते हैं? इसी को ही बाह्य अभिक्रम भी बोला जाता है भाई, बाह्य अभिक्रम भी इसी को ही कहा जाता है। अब रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, इसके प्रवर्तक कौन है? किसको माना जाता है इसका प्रवर्तक? ये कई दफा परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है, या रेखीय या बाह्य अभिक्रम जो है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक B.F. स्किनर को ही माना जाता है। कौन है भाई? B.F. स्किनर जो है यही इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है। अब इसमें बालक जो है वो छोटे छोटे खंडों के रूप में, छोटे खंडों के रूप में क्रमबद्ध रूप से किसी पाठ्य वस्तु को तैयार करते हैं। या फिर इसमें यह आता है कि बालक इसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। यानी किसी बालक को पहले का ज्ञान है और नया ज्ञान प्राप्त करता है, तो एक रेखीय रूप में, रेखीय क्रम में इस यहाँ पर अधिगम होता है। याद रख लेना, जैसा कि नाम से सिद्ध हो रहा है, बालक इसमें एक कड़ी को याद करता है। यानी प्रथम पद को मैं बता देता हूँ एक बार वापिस। जैसे ये कोई पाठ है, पाठ 1 है, ठीक है, इसमें बालक को बांट के दे देते हैं, ये प्रथम पद है, प्रथम पद। बालक पहले इसको याद करेगा पूरा, ठीक है, यानी ये यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी ज्ञान को वह द्वितीय पद में काम में लेगा फिर, ठीक है, फिर वह इसको तृतीय पद में काम में लेगा और फिर इसमें काम में लेगा। यानी प्रथम पद में बालक ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान को यानी रेखीय क्रम में इसमें काम में लेता है द्वितीय पद में, और दोनों में जो ज्ञान प्राप्त हो गया फिर उसको तृतीय पद में काम में लेता है। यानी एक रेखीय क्रम में बालक यहाँ पर ज्ञान को बढ़ाता है, वो होता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत ही आता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। देख लो, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसी को ही बाह्य अभिक्रम भी कहा जाता है। इसको बाह्य अभिक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बालक स्वयं यहाँ पर अधिगम कर रहा होता है, यानी अध्यापक यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो बालक के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को इसमें नहीं दर्शाया गया है, उसको अपने शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें बालक जो है ये पाठ्य वस्तु से सीधा ज्ञान प्राप्त करता है, पाठ्य वस्तु से सीधा ज्ञान प्राप्त करता है, पाठ्य वस्तु से सीधा ज्ञान जो है वो यहाँ पर प्राप्त करता है। ठीक है, आगे अपने शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें बालक के सामने समस्याएं आती हैं, फिर वो टीचर के पास लेके जाता है, अध्यापक उसे उसी कार्य को पुनः करने के लिए कहेगा। ठीक है, और जब तक वो प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक बालक उसकी समस्या को समाधान नहीं कर लेता है तब तक वह प्रक्रिया चलती है। वो आगे अभी पढ़ेंगे, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन उसके अंतर्गत आएगा। इसमें बालक छोटे छोटे खंडों के रूप में क्रमबद्ध याद करता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ करके अधिगम को बढ़ाता है। रेखीय क्रम में बालक यहाँ पर अधिगम करता है, जैसे कि प्रथम पद फिर द्वितीय पद, यानी प्रथम पद में बालक ने जो भी सीखा उसका प्रयोग वह द्वितीय पद में करता है। पाठ्य वस्तु से बालक यहाँ पर सीधा ज्ञान प्राप्त करता है। ये होता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। आपको इतना जरूर याद रखना है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर को माना जाता है। और ये कंफ्यूज नहीं होना है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसी को ही बाह्य अभिक्रम कहा जाता है। ये जो अभिकर्मित है इसी का ही नाम है अभिक्रम। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। क्या होता है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत, ये देखते हैं। नंबर 2 पे आता है शाखीय अभिक्रम या शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित
अनुदेशन, ये है भाई दूसरा। इसको बोलते हैं आंतरिक अभिक्रम बोलते हैं इसको कहा जाता है आंतरिक अभिक्रम। ठीक है भाई। इसके प्रतिपादक भी कई दफा पूछे गए हैं। इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन क्राउडर। कौन है? नॉर्मन क्राउडर। साक्ष्य अभिक्रम या साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं नॉर्मन क्राउडर। इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक खंडों के रूप में, उसमें भी था खंडों के रूप में अधिगम करता है, लेकिन खंडों के रूप में किस प्रकार करता है? देखो, जैसे ये खंड 1 है, ठीक है, ये खंड B है, इसमें अलग ही बांट देते हैं, और ये खंड C है। अब इसमें बालक पहले यहाँ पर अधिगम करता है। अब बालक के सामने जो भी समस्या आती है तब वह इसमें अध्यापक के पास लेकर के उसको जाता है, और अध्यापक उसे उसी कार्य को, यानी जो भी समस्या आई है उसको दोबारा हल करने के लिए कहता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बालक उस समस्या के समाधान तक पहुंच नहीं जाए। ठीक है, तो ये होता है साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत। इसमें मुख्य रूप से इस अभिक्रमित अनुदेशन में होता क्या है? इसके अंतर्गत बालकों में समस्या निदान, बालकों की समस्या का निदान, समस्या निदान या उसका उपचार किया जाता है। यानी बालकों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान इसी में ही किया जाता है। याद रखना भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रमित अनुदेशन में समस्या निदान या उपचार से संबंधित है, तो कौन सा आएगा? साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो होता है ये। अब इसमें एक बात और आती है महत्वपूर्ण। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसको 3 खंडों में अपने डिवाइड कर सकते हैं। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है या साक्ष्य अभिक्रम जो है इसको 3 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है व्याख्यात्मक अभिक्रम, ठीक है भाई। एक होता है निदानात्मक अभिक्रम होता है। इसमें मैं साइड में हो जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और एक क्या होता है? उपचारात्मक अभिक्रम। तो याद रखना मित्रों, क्या याद रखना है कि साक्ष्य अभिक्रम जो है या साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसको 3 अन्य उप भाग बनाए गए हैं। एक तो व्याख्यात्मक अभिक्रम, और एक निदानात्मक अभिक्रम, और एक होता है उपचारात्मक अभिक्रम। तो इसको 3 रूपों में बांटा गया है। आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि साक्ष्य अभिक्रम या साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं नॉर्मन क्राउडर को इसका प्रवर्तक माना गया है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने नंबर 3 पे कौन सा आता है उसको देख लेते हैं एक बार। नंबर 3 पे आता है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। कौन सा है? तीसरा। ठीक है भाई। प्रवर्तक की बात करें तो थॉमस गिलबर्ट जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। थॉमस गिलबर्ट को इसका प्रवर्तक माना जाता है मैथेटिक्स में। ये जो मैथेटिक्स है, मैथेटिक्स ये ग्रीक भाषा का शब्द है भाई, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन सा? मैथेटिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं थॉमस गिलबर्ट को। ठीक है। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसमें बालक जो है, कोई भी बालक होता है, बालक का पाठ्य वस्तु पर पूर्ण समावित्व है, पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। यानी बालक जो है वो पूर्ण रूप से पाठ्य वस्तु को अपनी पकड़ में कर लेता है इसमें। ठीक है, पूर्ण रूप से। और इसमें बालकों के सामने जटिल से जटिल व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है। जटिल से जटिल व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है, ये होता है इसमें। देखो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। पहला कौन सा था? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है पहला। उसके प्रवर्तक हैं P.F. स्किनर और जेम्स ली हॉलैंड उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक रेखीय क्रम में बालक जो है वो अधिगम करता है। ठीक है। उसके बाद में कौन सा आया था? नंबर 2 पे मैंने आप लोगों को बताया था कि साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसका प्रवर्तक माना जाता है किसको? नॉर्मन क्राउडर जो है उसको उसका प्रवर्तक माना जाता है।
उसमें बालक जो है उसके सामने समस्याएं वगैरह आती हैं या समस्याओं का निदान या उसका निराकरण किया जाता है, वो सभी जो है वो साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत आता है। और साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्याख्यात्मक था, फिर निदानात्मक और फिर उपचारात्मक अभिक्रम, तो उसको 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 3 पे आता है मैथेटिक्स अभिक्रम अनुदेशन। इसके प्रवर्तक थॉमस गिलबर्ट को माना जाता है और ये मैथेटिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें बालक का पाठ्य वस्तु पर पूर्ण समावित्व होना चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्य वस्तु है उसको पूर्ण रूप से वह बालक के अधिकार में होनी चाहिए, उसका हर टॉपिक बालक को आता है। और इसमें क्या करते हैं, जटिल से जटिल यानी जो भी हार्ड टॉपिक होता है वो बालक के व्यवहार के सामने, उसके सामने, बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, किसमें, मैथेटिक्स अभिक्रम में। आगे अपने नंबर देखें तो नंबर 4 पे कौन सा आता है, फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन। कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये है। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से जो गणित की प्रश्नावलियां वगैरह हैं या फिर जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो भी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इसका प्रारंभ हुआ था 1966 में। स्पेस जो है मैं पूरा लिख देता हूँ, पैट्रिक स्पेस, इनको इसका प्रतिपादक माना जाता है। और इन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पहली बार 1966 में कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। तो याद रखना, कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है पैट्रिक स्पेस को, और 1966 में इसका प्रतिपादक किया था और प्राथमिक विद्यालय में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नंबर 5 पे कौन सा आता है, स्वकेंद्रित अभिक्रम या अभिकर्मित अनुदेशन, एक ही बात है, स्वकेंद्रित अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, इसका कोई प्रतिपादक वैसे है नहीं, सीधा किसी का नाम नहीं आता है स्वकेंद्रित। इसके अंतर्गत होता क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। नंबर 5 पे है स्वकेंद्रित अभिक्रम। इसका प्रतिपादक विशेष रूप से कोई पर्सनल व्यक्ति विशेष नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अभिकर्मित अनुदेशन वह विशेष जो किताबें होती हैं, विशेष किताबें, उनके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी किताबों के मध्य और अभिकर्मित अनुदेशन के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है, वो होता है स्वकेंद्रित अभिक्रमण या स्वनिर्देशित भी बोलते हैं भाई इसको स्वनिर्देशित भी कहा जाता है, स्वनिर्देशित अभिक्रम बोलते हैं, एक ही बात है। यानी इसके अंतर्गत होता क्या है ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसमें अभिकर्मित अनुदेशन और जो अच्छी विशेष किताबें होती हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्वनिर्देशित अभिक्रम या स्वकेंद्रित अभिक्रम भी इसको कहा जाता है। तो ये था मैथमेटिक्स अभिक्रम अनुदेशन नंबर 3 पे। इसके प्रवर्तक हैं थॉमस गिलबर्ट को माना जाता है। ये जो मैथेटिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मैथेटिक्स अभिक्रम अनुदेशन में होता क्या है, इसमें बालक का पाठ्य वस्तु पर पूर्ण समावित्व होना चाहिए और बालक के सामने जटिल से जटिल जो पाठ्य वस्तु है वो व्यवहार के रूप में उसके सामने प्रस्तुत की जाती है। नंबर 4 पे आता है कंप्यूटर अभिक्रम अनुदेशन। इसके प्रवर्तक जो हैं वो पैट्रिक स्पेस को माना जाता है। 1966 में इन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पहली बार अमेरिका में कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। और नंबर 5 पे आता है स्वकेंद्रित अभिक्रम या स्वनिर्देशित अभिक्रम। उसमें अभिक्रमित अनुदेशन और किताबों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण चैप्टर अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में। आई होप आपके समझ में आया होगा और वीडियो के प्रति आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी आपको ये लगे कि हाँ इस चीज़ की क्लास में कमी है, तो प्लीज़ वो बताने का प्रयास करें।